क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस धरती पर हम आज रहते हैं, जो जीवन से भरी हुई है, वहीं धरती कभी लावे से भरा एक जलता हुआ गोला थी। न पानी, न हवा, न जीवन। सवाल ये उठता है, आखिर वो लावे का गोला आज की सुंदर धरती कैसे बना? पानी कहां से आया और चांद कैसे बना? इस सवाल का जवाब हमें 4.6 अरब साल पहले ले जाता है, जब हमारे सौरमंडल का अस्तित्व तक नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। उस अंधेरे में धूल और गैस से भरा एक विशाल बादल था, जिसे आज हम सोलर नेबुला कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें सबसे ज्यादा थीं। ये बादल लाखों सालों से ब्रह्मांड में चुपचाप तैर रहा था। फिर एक दिन पास में एक बड़ा तारा अपने जीवन के अंत पर पहुंचा और विस्फोट कर गया। इस तरह के धमाके को सुपरनोवा कहते हैं। यह विस्फोट नेबुला के भीतर नहीं, बल्कि उसके पास हुआ, लेकिन इसकी शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरे बादल को हिला दिया। उस शॉकवेव के कारण ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई, यानी गुरुत्वाकर्षण का असंतुलन। इससे नेबुला के कुछ हिस्से सिकुड़ने लगे और गैस और धूल एक जगह जमा होने लगी। धीरे धीरे ये पूरा बादल सिकुड़ते सिकुड़ते एक छपटी घूमती हुई डिस्क में बदल गया, जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। इसका मतलब है ग्रहों के बनने से पहले वाली डिस्क। इस डिस्क के केंद्र में दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि वहां एक प्रोटोस्टार बना, यानी एक तारा बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे जब तापमान और दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हाइड्रोजन के एटम आपस में टकराने लगे और हीलियम बनाने लगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यही प्रक्रिया आज भी सूरज के अंदर चल रही है और यही हमें सूरज की रोशनी और गर्मी देती है। जब सूरज बन रहा था, तब नेबुला की लगभग 99.8% गैस उसमें समा गई। जो थोड़ा बहुत बचा, उसी से हमारे 8 ग्रह, चंद्रमा, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स बने। अब सवाल ये उठता है, इन ग्रहों की शुरुआत कैसे हुई? जब सूरज अपने शुरुआती रूप में था, तो उसके चारों ओर घूमती हुई धूल और गैस की डिस्क में छोटे छोटे कण एक दूसरे से टकराकर चिपकने लगे। शुरुआत में ये बहुत छोटे गुच्छे बने, जैसे बालों में स्थैतिक बिजली, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से कागज चिपक जाता है। वैसे ही हल्के बलों जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक या केमिकल फोर्स की वजह से ये कण चिपकते रहे। धीरे धीरे लाखों सालों में ये गुच्छे बड़े होते गए। कुछ समय बाद ये 1 किलोमीटर तक के पत्थर जैसे हो गए। इन्हें कहा गया प्लैनेटेसिमल, यानी ग्रहों के बीज। जब कुछ प्लैनेटेसिमल और भी बड़े हो गए और उनका आकार चांद जितना होने लगा, तो उन्हें कहा गया प्रोटोप्लैनेट, यानी छोटे ग्रह। इन सारे कणों, पत्थरों और चट्टानों के जुड़ने की इस प्रक्रिया को एक्रीशन कहते हैं, यानी धीरे धीरे चीजों का इकट्ठा होकर बड़ा होना। इस विचार को पहली बार 1969 में विक्टर सफ्रोनोव नाम के एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर ने दुनिया के सामने रखा, लेकिन उस समय ज्यादातर वैज्ञानिकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर 1984 में वैज्ञानिकों ने उनके काम को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और आज यह कॉन्सेप्ट एस्ट्रोनॉमी में एक मजबूत आधार मानी जाती है। आज हमारे पास इतनी ताकतवर दूरबीनें हैं कि हम इस प्रक्रिया को अंतरिक्ष के दूसरे हिस्सों में भी होते हुए देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है कि वहां भी धूल के कण धीरे धीरे जुड़ते हैं और हजारों सालों में सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है ग्रह बनने की। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने अलग अलग चरणों में ग्रहों के बनने की इस प्रक्रिया को देखा और अब वे पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे धूल और पत्थर के कण लाखों सालों तक जुड़ते रहते हैं और अंत में एक पूरा ग्रह बनाते हैं। इस बात का एक और ठोस सबूत हमें मीटियोराइट्स में मिलता है। जब वैज्ञानिक धरती पर गिरे उल्का पिंडों का अध्ययन करते हैं और उनके केमिकल स्ट्रक्चर की जांच करते हैं, तो उन्हें बार बार एक खास चीज मिलती है, चॉन्ड्रोल्स। ये चॉन्ड्रोल्स असल में ग्रह बनने से पहले की धूल और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इनमें यूरेनियम और हैफनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद करते हैं कि ये पिंड कितने पुराने हैं। एक और चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम हमारे पूरे सौरमंडल से भी पुराना है। इसकी उम्र लगभग 6 अरब साल मानी जाती है। इसका मतलब है कि इसका निर्माण सौरमंडल के बनने से पहले किसी सुपरनोवा में हुआ होगा। जब वैज्ञानिक इन चॉन्ड्रोल्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की माप, मेजरमेंट्स करते हैं, तो वे उन डेटा का उपयोग कंप्यूटर मॉडल में करते हैं और वहां से बनते हैं सिमुलेशन, यानी डिजिटल रूप में ब्रह्मांड के शुरुआती टकरावों और ग्रहों के बनने की प्रक्रिया की नकल। इन सिमुलेशन से हमें यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि किसी प्रोटोप्लैनेट को बनने में करोड़ों साल लगते हैं। अब बात करें हमारी अपनी पृथ्वी की, तो शुरुआत में छोटे छोटे प्रोटोप्लैनेट और ग्रह लगातार आपस में टकरा रहे थे। ये सिर्फ मामूली धक्के नहीं थे। हर टकराव में इतनी
इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकलती थी कि चट्टानें तक पिघल जाती थीं और लावा के समुद्र बन जाते थे। हर बार जब ये प्रोटोप्लैनेट टकराते तो उनका आकार और बड़ा होता जाता और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वे धीरे धीरे गोल आकार लेने लगे। ऐसी ही असंख्य टक्करों के बाद हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। लाखों सालों तक ग्रेविटी ने चट्टानों को खींचा और एक साथ जोड़ा और पृथ्वी अस्तित्व में आई। शुरुआत में पृथ्वी भी बस उन सैकड़ों छोटे छोटे ग्रहों में से एक थी जो सूरज के चारों ओर घूम रहे थे, लेकिन उस समय छोटे छोटे प्रोटोप्लैनेट लगातार पृथ्वी से टकरा रहे थे। इस समय को कहा जाता है हेडियन इयोन। इयोन का मतलब होता है एक बहुत लंबा समय, और हाडियन नाम आया है ग्रीक कथाओं के एक देवता हेडीज से, जो नरक के देवता माने जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि उस समय की पृथ्वी सच में किसी नरक से कम नहीं थी। यह दौर शुरू हुआ था 4.6 अरब साल पहले और लगभग 4 अरब साल पहले तक चला। उस दौरान पृथ्वी पर टकराने वाली कुछ चीजें बेहद विशाल थीं, कुछ तो 100 से 200 किलोमीटर चौड़ी थीं। हर एक टक्कर के बाद पृथ्वी की सतह पिघलकर लावा में बदल जाती थी। जमीन गर्म होकर बार बार पिघलती थी। पर यही विनाशकारी दौर पृथ्वी पर पानी आने का कारण भी बना। दरअसल जो कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकरा रहे थे, उनके भीतर भारी मात्रा में पानी था। अब सवाल उठता है, उनके पास पानी आया कहां से? जब सौर मंडल बन रहा था, तब जो धूल और गैस का बादल था, यानी सोलर नेबुला, उसमें बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल भी मौजूद थे। यही बर्फ धूल के साथ मिलकर एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में शामिल हो गई। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बहुत पुराने पत्थरों में भी ऐसे मिनरल्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उस समय पृथ्वी पर तरल पानी मौजूद था। पृथ्वी पर पानी का बढ़ता रिजर्वॉयर उन्हीं टकराते हुए एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की वजह से बना। हर बार जब कोई कॉमेट या एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराता तो उससे बना पानी भाप बनकर उड़ जाता, लेकिन समय के साथ वही भाप बारिश बनकर वापस गिरती और ऐसे ही लगातार बारिशों से पृथ्वी पर पानी जमा होने लगा। हाडियन इयोन के अंत तक पृथ्वी एक गर्म पिघले हुए मैग्मा से भरी गेंद जैसी बन गई थी। चारों ओर गर्म दहकती चट्टानें और लावा फैला था और ये सब ग्रेविटी की वजह से एक गोल आकार में जुड़ गया। यहीं से शुरू होती है डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया, यानी पृथ्वी के अंदर अलग अलग परतें, लेयर्स बनने लगी। अब सवाल उठता है, वैज्ञानिकों को यह सब कैसे पता चला? तो इसका जवाब है 3 बड़े तरीकों से। 1, रेडियो एक्टिव डेटिंग, यानी पृथ्वी के सबसे पुराने पत्थरों और मिनरल्स की उम्र मापना, जिससे हमें पता चलता है कि वे कब बने। 2, तुलनात्मक ग्रह विज्ञान, यानी दूसरे ग्रहों के अध्ययन से तुलना करना और समझना कि पृथ्वी का विकास किस तरह हुआ। 3, कंप्यूटर सिमुलेशन, वैज्ञानिक कंप्यूटर प्रोग्राम में पुराने वातावरण की स्थितियां डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इससे वे घटनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं: क्रस्ट, ऊपरी परत, मेंटल, मध्य परत, और कोर, केंद्र। हेडियन इयोन के अंत तक इन परतों की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उनका पूरी तरह अलग अलग होना अगले युग में हुआ, जिसे कहा जाता है अर्चियन इयोन। अर्चियन शब्द आता है ग्रीक भाषा के शब्द अर्खे से, जिसका अर्थ है शुरुआत। यह काल लगभग 4 अरब साल पहले से लेकर 2 अरब 5 करोड़ साल पहले तक चला। इस दौरान पृथ्वी अब भी एक लावे से भरी गेंद थी, जिसमें कई प्रकार के एलिमेंट्स थे। इनमें से भारी एलिमेंट्स जैसे लोहा, आयरन, निकल, क्योंकि वे ज्यादा डेंस थे, धीरे धीरे मैग्मा में नीचे की तरफ बहने लगे और पृथ्वी के कोर में जमा हो गए। जिस तरह रेत में पानी अपनी राह बना लेता है, वैसे ही पृथ्वी के बनने की शुरुआत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारी एलिमेंट्स जैसे लोहा और निकल धीरे धीरे पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचते चले गए ग्रेविटी की ताकत से, और हल्के एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम ऊपर की ओर बहते रहे। समय के साथ यह फ्लो तेज होता गया। जब लोहा और निकल आपस में मिलकर केंद्र में जमा होने लगे, तब पृथ्वी का कोर बनना शुरू हुआ। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी का कोर उसका सबसे गर्म हिस्सा है। लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है। ये वही तापमान है जितना सूरज की सतह पर होता है। ऐसे तापमान पर तो लोहा पिघल जाना चाहिए, है ना? लेकिन पृथ्वी के केंद्र का दबाव इतना ज्यादा है कि लोहा वहां पिघल नहीं पाता, वह ठोस बना रहता है। वैसे यह गर्मी सिर्फ दबाव या ग्रेविटी की वजह से नहीं है। पृथ्वी के अंदर एक और प्रक्रिया लगातार चल रही है, रेडियो एक्टिव डिके। मेंटल की परत में मौजूद यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स समय के साथ टूटते हैं और ऊर्जा छोड़ते रहते हैं। यही ऊर्जा पृथ्वी को अंदर से गर्म बनाए रखती है। मेंटल यानी मध्य परत पृथ्वी की सबसे मोटी परत है, करीब 3000 किलोमीटर चौड़ी। आज ये ठोस दिखती है, लेकिन शुरुआत में ये पूरी तरह से पिघली हुई लावे से भरी थी। जैसे जैसे हल्के एलिमेंट्स ऊपर उठे, उन्होंने धीरे धीरे ठंडा होकर एक ठोस परत बना ली। यही बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, क्रस्ट। आज जो हम धरती की सतह पर खड़े हैं, वो दरअसल इसी क्रस्ट का हिस्सा है। इस परत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, करीब 46%। क्रस्ट के अंदर की गहराई में हमें मेटामॉर्फिक चट्टानें मिलती हैं, जैसे संगमरमर और स्लेट, जो जबरदस्त दबाव और गर्मी के कारण बनती हैं। अगर इन पर और ज्यादा दबाव पड़े तो ये फिर से पिघलकर मैग्मा बन सकती हैं। धरती की सतह पर हमें
हमें तलछटी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स भी मिलती हैं, जैसे बलुआ पत्थर और कोयला। ये समय के साथ हवा, पानी, सूरज और बर्फ के असर से टूटते बनते रहते हैं। कोयला तो असल में कई कॉम्प्लेक्स केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस से बनने वाली चट्टान है। अगर आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी को सिर्फ 3 परतों क्रस्ट, मेंटल और कोर में ही बांटा गया है, तो फिर से सोचिए। जब हम जियोलॉजी को और गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी की परतें दरअसल 5 अलग अलग लेयरों में बांटी जाती है। लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बाहरी कोर और भीतरी कोर। लिथोस्फीयर सबसे ऊपरी ठोस परत है, जिसमें क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा शामिल होता है। यह एक सीधी सतह नहीं होती, बल्कि कई टुकड़ों में बंटी होती है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इन्हीं के बीच होने वाली हलचलों से भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फूटते हैं। लिथोस्फीयर के नीचे है एस्थेनोस्फीयर, एक नरम और हिलने डुलने वाली परत जो कुछ कुछ तेल जैसी होती है। एस्थेनो ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है कमजोर। इस परत की मोटाई लगभग 140 किलोमीटर होती है। इसके बाद आती है मेंटल की गहराई में स्थित परत मेसोस्फीयर, जहां चट्टानें बेहद घनी और भारी होती हैं, जैसे ओलिवाइन, पेरिडोटाइट और रिंगवुडाइट। ये चट्टानें इतनी गहराई में होती हैं कि हम उन्हें सीधे निकाल नहीं सकते, लेकिन जब ज्वालामुखी फटते हैं तो इनके अंदर से निकला लावा हमें ये चट्टानें धरती की सतह तक लाकर दिखाता है। और कभी कभी जब कोई विशाल मेटियोराइट जोर से धरती से टकराता है तो उसकी ताकत से कुछ बिल्कुल नए तरह के मिनरल्स बन जाते हैं। अब अगर हम पृथ्वी के और अंदर जाएं तो पहुंचते हैं कोर तक। बाहरी कोर में लोहा और निकल पिघले हुए हैं और लगातार घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट्स बनाती हैं जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड यानी बनाती हैं। यही फील्ड हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड और रेडिएशन से बचाता है। अगर यह ना हो तो हमारा वातावरण टिक ही नहीं पाए। अब बात करें भीतरी कोर की। यह पूरी तरह ठोस होता है, जबकि बाहरी कोर तरल। और आश्चर्य की बात यह है कि हर साल भीतरी कोर का आकार करीब 1 मिलीमीटर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बाहरी कोर का कुछ हिस्सा ठंडा होकर धीरे धीरे ठोस बनता जा रहा है। अब जरा सोचिए, जब पृथ्वी बनी तो उसका साथी चांद कहां से आया? इस सवाल ने वैज्ञानिकों को सालों तक उलझाए रखा। कई थ्योरीज सामने आई। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि चांद एक ग्रह जैसा पिंड था जो पृथ्वी के पास से गुजरा और उसकी ग्रेविटी ने उसे पकड़ लिया। इसे कहते हैं कैप्चर थ्योरी। दूसरी थ्योरी थी कोफॉर्मेशन थ्योरी, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी और चांद साथ साथ बने एक ही गैसी और डस्टी बादल से। तीसरी थ्योरी थी फ्यूजन थ्योरी, यानी पृथ्वी से कोई हिस्सा टूटकर अलग हुआ और वही चांद बना। लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी पूरी तरह सटीक नहीं मानी गई। फिर आई सबसे ताकतवर थ्योरी, जेंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। करीब 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी एक गर्म तरल लावा बॉल जैसी थी, उसी समय एक और छोटा ग्रह आकार में मंगल ग्रह जैसा पृथ्वी से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ग्रहों का कुछ हिस्सा उड़कर अंतरिक्ष में बिखर गया। उसी मलबे से धीरे धीरे हमारा चांद बना। अब सवाल उठता है, वैज्ञानिकों को कैसे पता चला? जब NSA ने इंसानों को पहली बार चांद पर भेजा तो वे वहां से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर आए, और जब उनका विश्लेषण हुआ तो पाया गया कि चांद की चट्टानें, खासकर बेसाल्ट, ठीक वैसी ही थीं जैसी पृथ्वी पर मिलती हैं। ऑक्सीजन और बाकी एलिमेंट्स का रेशियो भी लगभग वही था। इससे ये तो तय हो गया कि चांद और पृथ्वी का गहरा रिश्ता है, शायद इतना गहरा कि चांद पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है। लेकिन यह टुकड़ा यूं ही नहीं गिरा, यह बना एक ब्रह्मांडीय टक्कर के बाद। नासा के सुपर कंप्यूटर से बनाए गए एनिमेशन में आप देख सकते हैं वो टक्कर कैसी रही होगी। लेकिन अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। अगर वो टक्कर नहीं होती तो शायद हम आज पृथ्वी पर जिंदा ही नहीं होते। उस टक्कर के बाद पृथ्वी हल्की सी तिरछी हो गई, करीब 23.5 डिग्री झुकी। यही झुकाव हमें सीजन्स देता है, गर्मी, सर्दी, बरसात। अगर यह झुकाव न होता तो न मौसम बदलते, न जीवन के लिए परिस्थितियां बनती। और अगर चांद न होता तो समुद्रों में टाइड्स भी नहीं होते। इन्हीं टाइड्स ने शुरुआती जीवन को समुद्र से जमीन पर आने में मदद की। तो ये है हमारा पूरा वीडियो, हमारी धरती कैसे बनी, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कितना साल लगा यहाँ तक आने में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।